जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी हिंदी इस समय यूपी स्पेशल को लेकर के बेसिकली हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय यूपी स्पेशल को लेकर के ये फ्री वीडियो लेक्चर्स लेकर के आने वाली है। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको ध्रुव बैच में ही केवल उपलब्ध होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जैसे ये शेड्यूल है, एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। जैसे आज 16 अगस्त 2022, तो पाली का संक्षिप्त परिचय, फिर ऐसे ही प्राकृत संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और हिंदी की शब्द संपदा, जो पार्ट 1 है उससे पेपर 1 पार्ट 1 से रिलेटेड है। इसी प्रकार 20 अगस्त को प्रमुख आलोचक जैसे नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये आपके पास शेड्यूल है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड है। 21-22 को छुट्टी रहेगी, फिर 23-24 को जीवनी आत्मकथा और 24 को कबीर के बारे में चर्चा की जाएगी। ऐसे ही 25 अगस्त को तुलसीदास जी का रामचरितमानस उत्तरकांड से जो अंत तक है, और 26 अगस्त को जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का ईड़ा सर्ग जो कि यूपी स्पेशल है वो चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 27 अगस्त को सुमित्रानंद पंत की नौका विहार, और फिर 28 को छुट्टी, और अंत में फिर 29, 30, 31, 1 और 2 लगातार क्लासेस चला करके हम लोग ये यूपी स्पेशल का जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का टॉपिक है इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बार सिलेबस मैं फिर से कहूँगा, आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो सिलेबस जरूर देखिए। जैसे अगर संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम से भिन्न टॉपिक देखें तो प्रश्न पत्र 1 के भाग 1 में पाली प्राकृत, ठीक है, अभ्रंश अवट, ये यूपीएससी में है। पाली प्राकृत ये जुड़ जाता है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जुड़ जाती है, हिंदी की शब्द संपदा जुड़ जाती है। ठीक है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 1 के भाग 2 में आपके ये प्रमुख आलोचक जुड़ जाएंगे, जिसमें नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और दो गद्य की विद्याएं जुड़ जाएंगी, जीवनी और आत्मकथा। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो इसमें भाग 1 कबीर, भाग 1 में कबीर जुड़ जाएंगे, पद संख्या 1 से 20 तक। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जुड़ जाएगी, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का ईड़ा सर्ग जुड़ जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी की 2 कविताएं हैं, नौका विहार और परिवर्तन, ये जुड़ जाएगा, और गजानन माधव मुक्तिबोध जी का अंधेरे में है, ये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार भाग 2 की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है अंधेर नगरी प्रसन्न नाटक, वो जुड़ जाएगा। इस पर हम लोग 2 दिन बाकायदे बैठ करके चर्चा करेंगे कि कैसे, मतलब फेवरेट टॉपिक है, प्रश्न आते रहते हैं। और हिंदी की 5 कहानियां, जैसे प्रेमचंद जी की माँ है, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप है, अगे का रोज या गैंग्रीन है, और राजेंद्र यादव जी की जहां लक्ष्मी कैद है, और वापसी उषा प्रेमपादा जी का। ये 5 कहानियां हैं जिसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए तो कुछ बच्चों की मांग ये थी कि सर जैसे यूपी स्पेशल, बेसिकली यूपीएससी अगर मेंस की बात किया जाए तो मेंस में जब तक आप हिंदी में 60 नंबर नहीं पाएंगे, ठीक है, 40% नंबर, 150 नंबर का पेपर होता है, जब तक आप 40% नंबर नहीं पाएंगे तब तक आपका कॉपी पे मतलब आपके मेरिट पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हिंदी की महत्ता को देखते हुए फिर हम लोग 5 सितंबर से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगातार ये जैसे सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालयीय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ये सारा करेंगे। इसको ये जितना भी क्लासेस होगी ये सारे पीवाईक्यूज के आधार पे होंगे। ठीक है, कोशिश हम लोग यही करेंगे कि पीवाईक्यू में कैसे प्रश्न आए हैं उनको कैसे देखना है, समझ बनाते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है पाली साहित्य की तरफ। ठीक है, हिंदी की विकास यात्रा, आर्य भाषाओं के ऐतिहासिक विकास से हम लोग शुरुआत करेंगे। हालांकि ये ध्यान रखेंगे, मैं ये पूरी आर्य भाषाएं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अभट, ये पूरा हम लोग विकासक्रम नहीं देखेंगे। अभी केवल मैं आपको एक मोटी मोटा समझ के लिए एक बार विकासक्रम बस बता देना चाहता हूँ, लेकिन मेन टॉपिक्स वही हैं जो यूपीएससी से भिन्न है। ठीक है, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में यूपीएससी से जो भिन्न टॉपिक हैं उनको देखेंगे। यूपीएससी की जो क्लासेस हैं वो अक्टूबर अंत से, मान के चलिए अक्टूबर अंत या नवंबर शुरुआत में, वो भी हम लोग 400 प्रश्नों के माध्यम से, कम 400 प्रश्न होंगे आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग पूरे सिलेबस को एक बार कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अक्टूबर अंत तक का इंतजार कीजिएगा। तब तक आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा, आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, तो 1 सेकंड बस मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की जब विकास यात्रा की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग को जो ये आए, ये अगर दिख गया कहीं भी आपको, ठीक है, हिंदी भाषा, तो हिंदी कौन सी भाषा है? जब भी हम लोग हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी आर्य भाषा। ठीक है, कलम का कलर लाल, नहीं वो तो चलेगा। एक सेकंड बस आप लोग, ठीक है, जब भी हम लोग हिंदी की बात करेंगे यहाँ पे तो
हिंदी एक आर्य भाषा है, ठीक है, जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है, ठीक है। तो जो हिंदी आपके पास है, तुरंत आपको ये समझ में आना चाहिए कि हिंदी एक आर्य भाषा है, ठीक है। और आर्य भाषाओं का जो विकास है वो एक क्रमिक रूप से दिखता है। हालांकि कोई इसमें जैसे जो भी परंपरा में, मतलब जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, तो कई विद्वान मानते हैं कि संस्कृत से पाली का ही विकास हुआ, संस्कृत से ही प्राकृत का भी विकास हुआ। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट की लगातार परंपरा नहीं चलती है। लेकिन ठीक है, जो भी भाषा शास्त्री मानते हैं, जिन पे भी सर्वसम्मति रहा है, उसको हम लोग को मान करके चलना होगा, ठीक है। तो आर्य भाषाओं की जब हम ऐतिहासिक विकास यात्रा देखेंगे तो हम लोग को इसमें 3 प्रमुख तत्व दिखते हैं। एक तो प्राचीन आर्य भाषा के रूप में संस्कृत, ठीक है। फिर दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, ठीक है। फिर आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में हिंदी किस प्रकार, हिंदी और अन्य जो पंजाबी हैं या फिर जो असमी है, मराठी है, गुजराती है, किस प्रकार विकास है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषाओं का अगर विकास क्रम की बात करें तो ये सन 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व की तरफ दिखता है, ठीक है। इसमें इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आपको दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत का देखते हैं, जब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये आपको दिखता है। वैदिक संस्कृत की बात करें तो ये वही भाषाएं हैं जो जिसमें ऋग्वेद या आपके ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की भाषा है, ठीक है, बेसिकली। और जिसमें आपके उत्तर वैदिक काल नहीं बोलेंगे, मतलब उत्तर वैदिक काल का शुरुआती दौर बोलेंगे, ठीक है, जब आपके वेद वगैरह लिखे जा रहे थे। हालांकि ये जो 2000 ईसा पूर्व है, ये जो 1000 ईसा पूर्व है, ऐसा नहीं था कि 2000 ईसा पूर्व में अचानक से एक दिन से लौकिक संस्कृत या शुरुआत हो गई, या फिर अचानक से एक दिन से वैदिक संस्कृत खत्म हो गई, ठीक है। ये क्रमिक रूप से किसी न किसी तौर पे मिलता रहता है, ठीक है। तो आर्य भाषाओं में ये आपको क्रम दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें, ठीक है। तो इस पे जैसे यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न आते भी हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं से आप क्या समझते हैं, किसी एक मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विवरण दीजिए, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक दिखती हैं, ठीक है। इनके 4 चरण होते हैं बेसिकली, ठीक है। 4 चरण हैं, जैसे पाली हो गई, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, अवहट हो गया, ठीक है। ये आपका विकास क्रम है, कब से कहां तक है ये मोटी मोटा आपको बताया गया है। जैसे पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी सन की शुरुआत तक, ठीक है। प्राकृत की बात करें तो ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक। और अवहट की बात करें तो 800 से लेकर के 1100 ईस्वी तक मोटी मोटा ये मान करके चला जाता है, ठीक है। कई भाषा वैज्ञानिक इस पे भी कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसको लेकर के लोड नहीं लेना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बात करें अगर हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का, ठीक है, तो फिर वही इसमें प्राचीन हिंदी, क्या नाम, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी का विकास दिखता है। लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग अपने टॉपिक जो कि आज पाली है उसमें बने रहते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिकली इस क्लास का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो यूपी स्पेशल के टॉपिक हैं उनको करना, ठीक है। तो यूपी स्पेशल में पाली और प्राकृत हैं, तो आज पाली को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कल फिर प्राकृत पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब वही फिर आधुनिक आर्य भाषाओं की बात अभी हम लोगों ने जैसे की थी, ठीक है, 1100 ईस्वी से लेकर के अभी तक, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं या पूछे गए प्रश्न क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टिप्पणी करने को आ सकता है पाली की सामान्य प्रवृत्तियां, ठीक है। यूपी में एकदम मतलब ये फेवरेट टॉपिक है, पाली की सामान्य प्रवृत्तियां बोल देगा। पाली साहित्य एवं उसकी विशेषताएं पूछ सकता है। पाली शब्द का अभिप्राय या उसकी विशेषताएं पूछ सकता है। पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं पूछ सकता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, इस पर टिप्पणी करने को आ सकता है कि टिप्पणी कीजिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। तो आपको उसमें पूरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट सबका जिक्र करना पड़ेगा। फिर पाली का नामकरण पे पूछ सकता है, या ऐसे प्रश्न दे सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो वही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, वही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, इन सबकी आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो पाली जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था मानी जाती है। अब उससे हम लोग ये आपसे कुछ संभावित प्रश्न या जो पूछे गए प्रश्न है वो आप देख लीजिए। इनके आधार पर हम लोग थोड़ा सा पाली को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड आप लोग वेट कर लीजिए, तब तक मैं पानी ऑर्डर कर दूं। अबे थोड़ा सा नीचे बोल देना उसको पानी लेके आने के लिए, ठीक है। अब बात यह है कि मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास, ठीक है, जिस भाषा से होता है उसका नाम
पाली है, या जिस भाषिक विकास की अवस्था है। बेसिकली ये जो संस्कृत से सरलीकरण की जो प्रक्रिया है, जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी से होती हुई चली गई, ठीक है। ये जो सरलीकरण की प्रक्रिया थी उसमें भाषिक विकास की अवस्था कह सकते हैं पाली को, ठीक है। भाषा बोल देना ठीक है भाई, अलग भाषा के तौर पे थी, क्योंकि व्याकरण था, इसका अपना अपना शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ थी, अपनी प्रमुख विशेषताएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पाली है उसको भाषिक विकास की अवस्था मानना ज़्यादा सही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पाली की बात करें तो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, जिसकी समयावधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि ये ध्यान देंगे कि जब भी पाली शब्द आएगा, यानी कि पाली पे आपको चाहे वो पाली की विशेषताएं पूछे, ठीक है, देखिए क्या क्या प्रश्न थे, चाहे वो पाली की सामान्य प्रवृत्तियां पूछे, पाली का साहित्य, पाली साहित्य एवं उसकी विशेषताएं पूछे, पाली शब्द का अभिप्राय, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज को जरूर लिखना है, ठीक है। इस चीज को, ये वाला, कि पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, जिसकी समयावधि ये है और अध्ययन स्रोत ये हैं। इन चीजों का आप वर्णन जरूर करेंगे, तो भूमिका में इन चीजों का वर्णन जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये बताएंगे। अब अगर अध्ययन के जो आधार स्रोत हैं वो अगर देखा जाए तो इसमें त्रिपिटक मिलते हैं, अनुपिटक मिलते हैं और अशोक के अभिलेख। इनकी जो भाषा थी मुख्यतः क्या थी, आपको पाली की भाषा थी, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे आप देखेंगे कि जो थंबनेल लगा हुआ है ये भी बहुत बौद्ध धर्म के ऊपर, मतलब एक भगवान बुद्ध का चित्र बना हुआ है। बेसिकली पाली जो भाषा थी, ऐसा माना जाता है कि अभी हम लोग पाली के नामकरण पे चर्चा करेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे भी। जैसे पाली भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म जो भी वहाँ पे पहले से स्टेबलाइज धर्म था उसका विरोध किया, ठीक है। और उस धर्म की भाषा थी संस्कृत। तो जब आप किसी धर्म का विरोध करते हैं या धर्म में सुधार का प्रयास करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस धर्म की जो भाषा है उसको लेकर के, उसको हटा करके एक नई भाषा, आपको एक नया विकल्प भी देना पड़ता है। वही विकल्प सामने आया पाली के तौर पे, जिसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, या इसके अलावा जो अनुपिटक की जो संकल्पना है वो मिलती है। बौद्ध धर्म में भी जैसे थेरवाद या बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय था, ये बेसिकली पाली के अध्ययन, इनके जितने भी स्रोत हैं जैसे अवदान साहित्य हैं, ये सारे मुख्यतः पाली में लिखे गए, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख थे, भाई देखिए अशोक अपने अभिलेख लिख रहे हैं, तो आज के ज़माने में तो संचार का साधन रहा नहीं होगा कि वो आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी माध्यम से बताए, ठीक है। तो अशोक कैसे बता सकते हैं, तो शिलालेख खुदवा करके। तो शिलालेख की भाषा अगर वो वैदिक रखेंगे, वैदिक संस्कृत रखेंगे, लौकिक संस्कृत रखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाने वाला है, ठीक है। तो वो शिलालेख की भाषा कौन सी रखेंगे, जो आम जन को समझ में आ सके, ज़्यादा लोग उस शिलालेख से पढ़ करके समझ सके। तो उन्होंने क्या रखा, पाली रखा, ठीक है। हालांकि अशोक के अभिलेख विभिन्न भाषाओं, विभिन्न लिपियों में मिलते हैं, लेकिन पाली एक प्रमुख भाषा है जिसमें अशोक के अभिलेख मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर पाली साहित्य के उद्भव और विकास की, ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, यहाँ पे चर्चा किया था, ठीक है, ये त्रिपिटक है, ठीक है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक आप ये चर्चा कर सकते हैं आराम से, ठीक है। विनय पिटक, विनय पिटकों की अगर देखिए, वही अपनी बात को बढ़ाना, 10 नंबर में आएगा, 15 नंबर में आएगा, 20 नंबर में आएगा। यूपीएससी का, हालांकि यूपीएससी में नहीं आने वाला है, तो 10 और 15 मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब भी अध्ययन आधार का स्रोत बताएंगे या जो विकास अवस्था बताएंगे तो उसमें इन तीनों चीज़ों की चर्चा कर लेंगे, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म, ठीक है, अभिधम्म पिटक। इसके अलावा जो अनुपिटक हैं, जैसे कि जातक साहित्य हो गया, या फिर मिलिंद पन्हो हो गया, अट्ठ कथा हो गई, महावंश हो गया, ठीक है, दीपवंश हो गया, ये जितने भी अनुपिटक हैं, ठीक है, यानी कि पिटकों के व्याख्याएं जो हैं, ठीक है, अनुपिटक उनको बोलते हैं जो पिटकों की व्याख्याएं हैं, उसमें भी आपको जो भाषा मिलती है वो बेसिकली पाली मिलती है। और अशोक के अभिलेखों की हम लोगों ने चर्चा की थी। अब बात यह है कि 2 धाराएं हैं, भाषाविदों की 2 धाराएं हैं जो मानते हैं, ठीक है, भाषा जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि वैदिक संस्कृत के निकट है पाली, ठीक है। तो जो भाषा वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत से पाली का विकास होता है, और लौकिक संस्कृत, जो लौकिक परंपरा रहती है संस्कृत की, उसी मतलब इसके समानांतर में प्राकृत का विकास होते चलता है, ठीक है, प्राकृत का विकास होते चलता है। ये बस आपकी जानकारी के लिए, ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि पाली का जो विकास है वो वैदिक संस्कृत, मतलब वैदिक संस्कृत से माना जाता है, ठीक है, वैदिक संस्कृत के ज्यादा निकट है।
तो जब भी पाली पे प्रश्न आए तो ये जरूर बताएं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसके समयावधि 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक है, और अध्ययन आधार के स्रोत क्या हैं, तो ये चीजें हैं, जरूर आप पाली पे चर्चा करेंगे। अब नामकरण की समस्या, एक प्रश्न आया था नामकरण की समस्या, जैसे कि कई लोग मानते हैं कि पल्ली से इसका जन्म हुआ है, कई लोग मानते हैं पाटली से जन्म हुआ है, कई लोग मानते हैं पंक्ति से जन्म हुआ है, कई लोग मानते हैं पाली अर्थात प्राकृत शब्द का ही तद्भव रूप है पाली, ठीक है, और कई लोग मानते हैं कि पाली अर्थात पालने वाली, ठीक है। तो ये नामकरण में कम से कम इसमें से 5 आएंगे, मतलब 5 हैं ये, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, तो कम से कम 2-3 याद कर लीजिएगा। जब भी नामकरण पे प्रश्न आए तो ये जरूर आप वहाँ पे लिखें, ठीक है। तो नामकरण पे भी प्रश्न आएगा कि पाली के नामकरण पे विचार कीजिए, तो वही बताएंगे पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, जिसका समयावधि ये है, और अध्ययन के स्रोत ये हैं, ठीक है। नामकरण की समस्या पे जब भी प्रश्न आएगा तो ये चीजें आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पल्ली अर्थात ग्राम या ग्रामीण भाषा, ठीक है। मतलब ये माना जाता है कि पाली की जो व्युत्पत्ति होती है पल्ली से होती है, और पल्ली क्या है यहाँ पे, ग्राम भाषा, यानी कि ग्रामीणों की जो भाषा है वो पल्ली है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं जैसे कि मैक्स वॉलेसर, ठीक है, मैं उनका नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, चाहिए तो आप लोग नाम भी लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। मैक्स वॉलेसर, ठीक है। तो मैक्स वॉलेसर थे, उनका मानना था ये पाटली अर्थात पाटलिपुत्र यानी कि मगध की भाषा, ठीक है। इनका मानना था कि ग्रीक में ग्रीक में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ बोला जाता था, ठीक है, पालीब्रोथ, ठीक है, और पालीब्रोथ का ही अपभ्रंश जो है ये हो गया, ठीक है, यानी कि पाटली अर्थात पाटलिपुत्र यानी कि मगध की भाषा, जो पालीब्रोथ की भाषा है वही पाली है, ठीक है। मैक्स वॉलेसर का ये मानना था। इसके अलावा अगर पंक्ति की बात करें कि पंक्ति अर्थात बुद्ध के उपदेशों में जो पंक्तियां प्रयुक्त हैं उन्हें भी पाली कहा गया, ठीक है। तो इसको मानने वाले कौन से भाषा वैज्ञानिक हैं, तो विष्णु शेखर भट्टाचार्य, ठीक है। ये नाम अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिख सकते हैं कि विष्णु शेखर भट्टाचार्य जैसे जो भाषाविद हैं उनका मानना था कि यह पंक्ति अर्थात बुद्ध के उपदेशों में जो पंक्तियां प्रयुक्त हैं उन्हें भी पाली कहा गया, तो इसलिए इसका नाम पाली पड़ता है, ठीक है। कुछ भाषा वैज्ञानिक हैं वो पाली शब्द को प्राकृत भाषा का तद्भव रूप मानते हैं, ठीक है। पाली प्राकृत शब्द का तद्भव रूप है, ठीक है, उससे उद्भव। और कुछ भाषा वैज्ञानिक मानते हैं पाली अर्थात पालने वाली, जो बौद्ध धर्म को पालने वाली भाषा है उसको पाली कह दिया गया, ठीक है। तो ये पाली के नामकरण में ये 3-4 विवाद हैं, ठीक है। आप बताएंगे उपरोक्त में से कौन से नामकरण सही हैं, यह प्रामाणिक रूप से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि सिंघली परंपरा क्या थी, सिंघली परंपरा इसको मानती है, ठीक है। सिंघली परंपरा मानती है ग्रामीण भाषा, ठीक है। नहीं सॉरी, सिंघली परंपरा भी मैक्स वॉलेसर के मत को मानती है कि पालीब्रोथ या जो मगध की भाषा है वही जो है मतलब यही सबसे ज्यादा मानकीकरण होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर आर डेविड, ठीक है, एक नाम और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। प्रोफेसर आर डेविड, प्रोफेसर आर डेविड, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसको आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग बस 1 मिनट लाइन पे बने रहिए, लाइव बने रहिएगा। हो जाते सही है। हाँ ठीक है, तो प्रोफेसर आर डेविड, प्रोफेसर आर डेविड का क्या मानना था कि ये कौशल प्रदेश की भाषा है, ठीक है, कौशल प्रदेश की भाषा, ठीक है। इसके अलावा वेस्टरगार्ड करके थे एक, वेस्टरगार्ड, ठीक है, ये इनका मानना था ये उज्जैन की भाषा है, ठीक है, उज्जैन, ठीक। तो अब कुल मिला जुला के नामकरण की समस्या पे जब भी प्रश्न आएगा तो वो भूमिका में बता देंगे कि पाली का क्या अर्थ है, पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, अध्ययन के स्रोत क्या हैं, समयावधि क्या है, ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और ये जो 5 हैं इनमें से कम 2-3-4 याद कर लीजिएगा, और इन चारों की आपको वहाँ पे चर्चा करनी रहेगी। फिर इसके अलावा बता देंगे कि अब जो है
उपरोक्त नामकरण में से कौन सा सही है यह प्रामाणिक रूप से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि सिंगली परंपरा कौन मानती है कि यह मगध प्रदेश की भाषा है, जबकि प्रोफेसर आर डेविड ये कौशल प्रदेश की भाषा के रूप में मानते हैं, वेस्टरगार्ड इसको उज्जैन की भाषा के रूप में मानते हैं। ठीक है, कुल मिलाजुला के सहमति यही है कि यह कौशल प्रदेश की, ठीक है, मागधी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये मागधी लक्षणों से मेल नहीं खाती है। जो मागधी के लक्षण है और जो पाली के लक्षण है बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, इस तो विद्वान क्या मानते हैं कि यह उज्जैन और मथुरा के बीच जो विकसित भाषा है उसे पाली कर दिया गया, चूंकि भगवान बुद्ध ने इसमें अपना उपदेश दिया। तो बौद्ध धर्म में उसमें उस समय लोगों की सहर्ष रुचि बढ़ी विभिन्न कारकों से, आप जीएस में पढ़ते भी होंगे। ठीक है, इस वजह से वो प्रमुख भाषा के तौर पे महत्ता पाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप बता सकते हैं। वहाँ पे नामकरण की समस्या पे प्रश्न आएगा तो इन पांचों की चर्चा करेंगे, और पाली को मध्यकालीन आर्य भाषा बताते हैं, उसकी समयावधि और अध्ययन के स्रोत के आधार पे ये बता सकते हैं। ठीक है, एक आज जो वैज्ञानिकों के भाषा वैज्ञानिकों के नाम थे वो भी चर्चा कर लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सही है। अब देखते हैं अगला, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं। ठीक है, पाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं। ठीक है, तो अब देखिए इस पे जो प्रश्न था, जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न देखिए, पाली की भाषा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं, तो ये वाला प्रश्न, मतलब आप कहने का मतलब ये कि इन चीजों के अध्ययन से आप सीधे डायरेक्ट पाली के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। पाली की जब भी विशेषताओं की बात आएगी तो ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं लिखेंगे, और उसके साथ साथ उसमें पाली की व्याकरणिक संरचनाओं को, उसकी शब्दकोशी प्रवृत्तियों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े में प्रश्न आएगा, जब भी आएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, या पाली शब्द का अभिप्राय और उसकी विशेषताएं। ठीक है, पूरा पांचों आपको बताना पड़ेगा कि ये पांचों थी भूमिका में, वो सब बताइए, फिर उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं, अब पाली की सामान्य प्रवृत्तियां, पाली साहित्य एवं उसकी विशेषताएं, तो लगभग सभी चीजें आपको, जब ये शायद यूपीपीएससी में पूछा हुआ था पिछले साल, पाली साहित्य, तो पाली साहित्य में भी फिर से वही त्रिपिटक और अनुपिटकों की चर्चा करेंगे, साथ में साथ मगध जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो टॉपिक था, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं। ठीक है, इसमें पहला हो जाएगा आपका ध्वनि संबंधी विशेषताएं। अब बात यह है कि जब भी पाली की बात करेंगे तो पाली का जब भाषा के रूप में अपना अलग मतलब अलग तरीके से दिखने लगती है, तो संस्कृत में जो पाणिनि की परंपरा है, ठीक है, पाणिनि का जो आधार है उसी को आधार बना करके बुद्धघोष, आप नाम सुने होंगे बुद्धघोष का इतिहास में। ठीक है, बुद्धघोष ने क्या किया कि लगभग जितने भी जैसे हिंदी का जो संस्कृत का जो व्याकरण था वो पाणिनि का था। ठीक है, तो बुद्धघोष ने क्या किया, कुछ इसका व्याकरण बनाने का प्रयास किया पाली का। ठीक है, अब प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय करके एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय। ठीक है, बलदेव उपाध्याय, नाम थोड़ा सा अगर याद रह पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको स्लाइड जो है सारी मिल जाएगी। ठीक है, स्लाइड आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान नहीं रहना। तो प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने ये जो बुद्धघोष का जो व्याकरण था उसको लगभग 3 भागों में बांटा। ठीक है, 3 भागों में बांटा, 3 शाखाएं उसकी मानी। पहला था कच्चायन व्याकरण, बस ये आपको जानकारी के लिए है। ठीक है, ताकि एक बार आप पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ पाली को समझ पाएं। ठीक है, कच्चायन व्याकरण। दूसरा था मोग्गालयन व्याकरण, मोग्गालयन व्याकरण। ठीक है, प्रोफेसर बलदेव ने बुद्धघोष के जो व्याकरण थे उनको, उनके आधार पर ये चीजें वहां पे बनाई। एक सेकेंड। ठीक है, तीसरा क्या था, अगव संस्कृत, अगव संस्कृत। ठीक है, अगव संस्कृत सद्य नीति, ये नीति ऐसे ही लिखाती है, तो उसको लेकर के परेशान नहीं रहना है। ठीक है, अगव संस्कृत सद्य नीति, मोग्गालयन व्याकरण और कच्चायन व्याकरण, इन तीनों व्याकरण के आधार पर ये कुछ ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं हैं, ये लिखी हैं। अगर याद आए तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि जो पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं हैं वो बुद्धघोष ने संस्कृत के पाणिनि को ध्यान में रख करके बनाया। ठीक है, बुद्धघोष ने संस्कृत के पाणिनि को ध्यान में रखा है। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने उसको 3 शाखाओं में बांटा, एक कच्चायन व्याकरण, एक मोग्गालयन व्याकरण, एक अगव संस्कृत शब्द नीति के तौर पे
मिलता है, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है, भाई अब तक आया नहीं है लेकिन आ तो सकता ही है कि पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं बताइए। तो सॉरी, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं तो आया है, पाली की ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं बताइए। तो उसमें भी क्या करेंगे, भूमिका थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था बताएंगे, समयावधि बताएंगे और सोर्स बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि जो बुद्धघोष थे उन्होंने पाणिनि के व्याकरण को आधार बना करके संस्कृत पाली का व्याकरण भी कुछ कुछ बनाने का प्रयास किया, जिसको आचार्य प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने 3 भागों में बांटा। उसके आधार पे निम्नलिखित ध्वनि संबंधी विशेषताएं दिखती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सोर्स अगर बता देंगे तो टीचर्स वहाँ पे मतलब जो चेक करने वाला वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्स एक बार इसके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें तो पाली की जो ये विभिन्न व्याकरण थे, जैसे कच्चायन, मुगलायन और अघोषंकृत, शब्दनीति, ठीक है, ये सब जो है बेसिकली आपको 41, जैसे कच्चायन के अनुसार इसमें 41 ध्वनियां थी, ठीक है। कच्चायन के अनुसार इसमें 41 ध्वनियां थी, ठीक है, 41। फिर मुगलायन के अनुसार इसमें लगभग 43 ध्वनियां थी, और जो अघोषंकृत सन्नीति हैं इसके अनुसार इसमें 47 ध्वनियां थी, ठीक है। तो ये अगर याद रह पाए तो बता सकते हैं कि ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं मुख्यतः इसमें कच्चायन व्याकरण के अनुसार 41 ध्वनियां, मुगलायन व्याकरण के अनुसार 43 ध्वनियां और अघोषंकृत सन्नीति के अनुसार 47 ध्वनियां मिलती हैं, ठीक है। फिर बता सकते हैं पाली के स्वर, ठीक है। पाली में ये आपको 10 स्वर मिलेंगे, हर्ष स्वर्ग और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर्ग में अ ई उ ए ओ और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। इसके अलावा संस्कृत की कई ध्वनियों में परिवर्तन आया, ठीक है, संस्कृत की कई ध्वनियों में परिवर्तन आया। जाहिर सी बात है, जब भी जो भाषिक विकास की परंपरा थी वो संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया थी, तो संस्कृत से ही तुलना करेंगे, ठीक है। तो बता देंगे पाली के स्वर ये हैं, हर्ष स्वर्ग और दीर्घ स्वर। फिर संस्कृत की कई ध्वनियों में परिवर्तन आया, अगला हेडिंग पड़ेगा आपका, ठीक है। इसमें बताएंगे जैसे संस्कृत के जो ए थे और तथा अ था, ठीक है, ये क्या हो गए, ए और ओ हो गए, ठीक है। जैसे कौशल यहाँ पे कौशल हो गया, चौर यहाँ पे चोर हो गया, ठीक है। सेल यहाँ पे शेल हो गया, दिख रहा है, हाँ बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसी बात आगे देखें, जैसे री स्वर, यहाँ पे संस्कृत का जो री स्वर है वो यहाँ पे पूर्णतः लुप्त हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी प्राय लुप्त हो गया, पूर्णतः का प्रयोग नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि कहीं कहीं दिख भी जाता है। जब भी देवनागरी लिपि या किसी भी लिपि या जैसे हिंदी में अगर कुछ बात करेंगे या इतिहास के संदर्भ में कुछ बात करेंगे तो प्राय शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप कुछ भी चीजें निश्चित तौर पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राय री स्वर का लुप्त हो गया और इसका प्रयोग कहीं अ के रूप में होता है, कहीं ई के रूप में होता है, कहीं उ के रूप में होता है। जैसे नृत्य यहाँ पे निच हो गया, ठीक है, नृत्य यहाँ पे निच हो गया, मृत्यु यहाँ पे मृत्यु हो गई, ऋतु यहाँ पे उतु हो गई, ठीक है। तो र का यहाँ पे प्रयोग उ के रूप में, ठीक है। वृद्ध यहाँ पे बुड्ढो हो गया, आज भी बुड्ढो जो शब्द है वो पाली से चला आ रहा है, बुड्ढा होगा तेरा बाप, तो बुड्ढो, वृद्ध से बुड्ढो, तीर्ण से तीड़, ठीक है। तो सरलीकरण की प्रक्रिया में री स्वर का जो यहाँ पे प्राय लुप्त री स्वर प्राय लुप्त दिखता है और उसका प्रयोग कहीं आप अ के रूप में, कहीं उ ई के रूप में और कहीं उ के रूप में दिखता है। एक आध अगर उदाहरण यहाँ से याद आ जाए तो लिख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत की जो री ध्वनि थी ये पाली में समाप्त हो गई, ठीक है। संस्कृत की जो री ध्वनि थी ये पाली में समाप्त हो जाती है, क्योंकि जैसे इसकी जो प्रयोजन मूलकता है वो दिखती नहीं है, ठीक है, कहीं इसका प्रयोग दिखता नहीं है तो समाप्त माना जाता है, ठीक। अच्छा, ये चीजें आपको याद करनी है जब भी मतलब जो पाली की विशेषताएं हैं आप बिल्कुल समझिएगा, समझने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले इसको आप रट के याद कर लीजिए, उसके बाद फिर समझ के समझेंगे तब जा थोड़ा सा लिखिएगा, तब जाके प्रैक्टिस में आएगा और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट, अगर ये भाषा खंड आपको कठिनाई आ रही है भाषा खंड में, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इन चीज़ों को पहले रट डालिए, ठीक है। जैसे 2 + 2 4 होता है, बचपन में आपने पढ़ा था, वो आपको अगर रटवाया नहीं जाता, 2 का 2 2 3 4 2 3 6 2 चौका 8 2 25 10 2 6 12, ठीक है, नहीं रटवाया जाता तो वो आपके लिए कठिन रहता। तो करना क्या है, पहले रटना है, फिर उसको प्रैक्टिस में ला करके लिखना है, तब वो अपने आप आपको धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। अब बात करें तो जो इकारांत और उकारांत पदों में विसर्गों का लोप हो गया, ठीक है। जैसे अग्नि ई से समाप्त हो रहा है तो ये इसमें क्या होगा, विसर्ग, जो विसर्ग है ये विसर्ग ये क्या होगा, समाप्त हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से अग्नि से अग्नि हो गया, ठीक है। धेनु उकारांत, ठीक है, तो धेनु से धेनु हो गया, गुरु से गुरु हो गया, ठीक है। अग्नि से अग्नि,
धेनु से धेनु और गुरु से गुरु। तो इकारांत और उकारांत पदों में विसर्गों का प्राय लोप हो गया। तो जब भी है तो एकदम डायरेक्ट ऐसे ही बताना है, ठीक है, इकारांत उकारांत पदों में विसर्गों का लोप, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आ जाता है पाली के व्यंजन, ठीक है। तो पाली में निम्नलिखित व्यंजन पाते हैं, हालांकि अगर इतना मतलब जैसे थोड़ा सा एक्सेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, याद रहने में कठिन है, ठीक है। जैसे इसमें क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त त द ध न प फ ब म य र ल व श श, ठीक है। अब क्या है, अभी का जो याद है वो कई लोग को याद नहीं होता है। जैसे अगर बोला जाए अभी हिंदी का वर्णमाला सुनाइए तो क ख ग घ अंग च छ ज ज य, सॉरी व्यंजन, तो क ख ग अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त त द ध न प फ ब म य र ल व श श श ह छत्रज्ञ, ठीक है। तो उसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा, तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा याद करने का। पाली में व्यंजनों में क्या परिवर्तन होता है वो दिखाइए, ठीक है। ये बस आपके लिए बताया गया है कि जानकारी के लिए कि पाली के जो व्यंजन है वो इस प्रकार है, ठीक है। क्या इसमें परिवर्तन होता है ये देखिए। तो पाली के व्यंजनों में परिवर्तन होता है, जैसे श और श का स हो जाता है, जैसे शिष्य शिष्यो हो जाता है, मनुष्य मनुष्यो हो जाता है, ठीक है। तो श और श का स हो जाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। क का प्रयोग ग की तरह होता है, जैसे लोक से लोक हो जाना। तो व्यंजनों में परिवर्तन दिखा दीजिए, वहां पे स्वरों में परिवर्तन दिखा दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ल और र का कहीं कहीं एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग, जैसे अंगुली, अंगुली का प्रयोग यहाँ पे कैसे दिखता है, अंगुरी के रूप में, ठीक है, अंगुरी के रूप में। तो पाली में जो व्यंजन के परिवर्तन है ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो महाप्राण व्यंजन है, ठीक है, जैसे महाप्राण व्यंजन प्रायः ह के रूप में उच्चारित होने लगे, ठीक है, जो जिसको बोलने में बहुत ज्यादा आपको समय शक्ति लगती है। तो महाप्राण व्यंजन जैसे गाथा, तो गाथा को गाहा बोला जाना, गाथा सप्तती तो गाहा सप्तती, ठीक है। लघु, लघु का कैसे हो गया लहू, ठीक है। रुधिर, रुधिर का कैसे हो गया रुहिर। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। महाप्राण व्यंजन का अल्पीकरण हुआ और ह के रूप में ये उच्चारित होने लगे। कुछ पदांत जो हलंत व्यंजन थे, जो स्वर रहित, उनका प्राय लोप होने लगा, ठीक है। जैसे जगत, जो स्वर रहित जो हलंत व्यंजन थे, ठीक है, ये इनका देखिए यहाँ पे लोप हुआ और क्या हो गया, जगत से जग, महान से महा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार बात करें तो संस्कृत की जटिलता को, जो संस्कृत की जटिलता को बढ़ाने वाले के लिए जो जिम्मेदार कारक थे वो संयुक्त व्यंजन की परंपरा थी। जो संयुक्त व्यंजन की जो परंपरा है, संयुक्त व्यंजनों में अत्यधिक परिवर्तन यहाँ पे पाली में दिखता है, यानी कि संस्कृत से सरलीकरण हुआ। संस्कृत की जटिलता को कौन बढ़ाता है, तो संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन में यहाँ पे आपको परिवर्तन दिख जाएगा, ठीक है। जैसे रेफ, रेफ का लोप होने लगा तथा परिवर्ती व्यंजन का द्वितीकरण होने लगा, जैसे कि कर्म, ठीक है, कर्म, ये र का रेफ का लोप हुआ और क्या हो जाएगा कर्म से कम, ठीक है। एक सेकंड, तो रेफ का लोप हुआ और परिवर्ती व्यंजन का द्वितीकरण, ठीक है, यानी कि जो भी व्यंजन था परवर्ती उसका द्वितीकरण। तो कर्म का रेफ मतलब र का लोप हुआ और कम हो गया, ठीक है। धर्म का धम्म हो गया, ठीक है। अभिधर्म पिटक अभिधम्म पिटक हो गया, ठीक है। पद के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजन का के र का लोप होने लगा, जैसे प्रिय, ठीक है। अगर मान लीजिए आज कोई बॉयफ्रेंड जाए अपने गर्लफ्रेंड को बोले तो कैसे बोलेगी, अगर पाली में बोलना रहेगा तो प्री की जगह क्या बोलेगी, पियो, पिय, ठीक है। तो पिय ये जो प्रवृत्ति है उसी समय दिखने लगती है, ठीक है। जैसे आगे हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने भी तत्सम का अवधिकरण किया तो प्रिय को पिय बना दिया, ठीक है। वो कुछ कुछ पाली से ही प्रेरित था, ठीक है। तो प्रिय से पियो, त्रिपिटक से त्रिपिटक, यानी कि जो भी पद के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजन के र थे उनका लोप हुआ, जैसे प्रिय तो पियो, त्रिपिटक से त्रिपिटक, ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करें तो छ का प्रयोग कहीं ख के रूप में होने लगा, तो कहीं कहीं च के रूप में होने लगा, जैसे क्षमा, ठीक है। क्षमा को यहाँ पे क्षमा बोलने जाने लगा, क्षमा, क्षमा को यहाँ पे क्षमा बोले जाने लगा, ठीक है। जैसे अभी बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षमा अगर लिखें तो KSHM KASHM, ठीक है। कसमा नहीं, कसमा नहीं, क्षमा, क्षमा का क्षमा हो जाएगा, ठीक है। पक्षी का पक्षी, ठीक है। ये च का प्रयोग छ के रूप में, क ख के रूप में भी, ठीक है। जैसे क्षण का ख के रूप, क्षण, यहाँ पे छ किससे बदल गया है, ख से, ठीक है। भिक्षा, भिक्षा को भिक्षा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और छूट गया, ठीक है। छ का प्रयोग कहीं ख के रूप में तो कहीं कहीं छ के रूप में और कहीं कहीं कख के रूप में, ठीक है, आधा क ख, ठीक है। तो पक्षी से पक्षी, भिक्षा से भिक्षा, क्षण से क्षण, ठीक है, ये याद रखेंगे। त्य के स्थान पे च आधा च पूरा च, क्या बोलेंगे इसको, सच, ठीक है। तो च
च च के रूप में प्रयोग हुआ। जैसे सत्यम का सच्च हो गया, नृत्यम का नच्चम हो गया। ठीक है, तो त्य के आधार पे जैसे ये जो त्य है, ये जो त्य है इसका क्या भाई ये, ठीक है, जैसे ये देखिए ये त्य है तो इसका त्य के त्य को च से चेंजेस हो गया। ठीक है, नृत्यम तो नच्चम। ठीक है, ये त्य क्या हो गया, यहाँ पे आधा च पूरा च च में बदल गया। ठीक है, बोलने का प्रयास कीजिएगा घर पे इसको। तो ये जो है आपको प्रवृत्तियां दिखती हैं आपको व्यंजनों के रूप में। ठीक है, अब थोड़ी सी व्याकरणिक संरचना की बात कर लें तो अगर प्रश्न आए इसमें डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अभी आया नहीं लेकिन आ सकता है। ठीक है, कि पाली की ध्वनि संबंधी विशेषताएं बताएं, पाली की व्याकरणिक विशेषताएं बताएं, पाली की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां बताएं, बिल्कुल आ सकता है अलग अलग, या पाली की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो सारी विशेषताएं एक साथ लिखनी है। ठीक है, तो भूमिका वगैरह समझ में आ गया होगा। अब इसी को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पाली की व्याकरणिक संरचना पे। तो पाली की व्याकरणिक संरचना जाहिर सी बात है, तो किससे तुलना करेंगे, तो संस्कृत से अल्पीकरण, संस्कृत से आप परिवर्तन दिखता है तो संस्कृत से तुलना करेंगे। जैसे नपुंसक लिंग का यहाँ पे लोप दिखता है, यानी कि जब पाली से संस्कृत से जो सरलीकरण की प्रक्रिया आती है, ठीक है, तो पाली की जो व्याकरणिक संरचना है वह मूल रूप से आपको संस्कृत से सरलीकरण और उसके संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, जो बुद्धघोष जो पढ़नी का व्याकरण था, बुद्धघोष ने उसको क्या किया, सरलीकरण करने का प्रयास किया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसको वही कच्चायन, मुगलायन और जो व्याकरण अभी हम लोगों ने चर्चा की उसके तीन भागों में बांटा प्रोफेसर बुद्धदेव। ठीक है, अब बात ये है कि जब भी आएगा तो देखिए दो चीजें हैं। अगर आपको पूरा एक साथ पूछ दे, ठीक है, कि पाली की व्याकरण मतलब पाली की प्रमुख विशेषताएं पूछ दे, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखिएगा कि पाली की व्याकरणिक संरचना है तो नपुंसक लिंग का लोप, द्विवचन का लोप, अधिकतर व्यंजनांत जो थे वो प्रतिपादिक स्वरांत होने लगे। ठीक है, अभी उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर केवल यही पूछे कि पाली की व्याकरणिक संरचना बताएं तो इसको बढ़ा बढ़ा के लिखना है कि संस्कृत के तीन वचन से यहाँ पे द्विवचन हो गया। संस्कृत के तीन लिंग थे यहाँ पे, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जहाँ पे यहाँ पे नपुंसक लिंग का लोप हो गया और नपुंसक लिंग के जो सारे अवयव थे वो पुल्लिंग में चले गए। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लिखते हो। ठीक है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, अब क्या है, तो पाली की प्रमुख व्याकरणिक संरचनाओं को अगर देखें तो नपुंसक लिंग का लोप हुआ। ठीक है, तो वही पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा और जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द थे वो किस में चले गए, आपके पुल्लिंग में। ठीक है, नपुंसक लिंग के शब्द पुल्लिंग में चले गए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार द्विवचन का भी लोप होने लगा। ठीक है, जितने भी द्विवचन के शब्द थे वो सारे बहुवचन में चले गए। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो द्विवचन का लोप पाली में दिखता है, जो कि अभी आज की जो हिंदी है यहाँ पे भी दिखेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जो अधिकतर जो व्यंजनांत थे वो प्रतिपादिक इसके स्वरांत होने लगे, यानी कि अंतिम हलंत व्यंजन इसमें हटने लगा। ठीक है, अंतिम हलंत व्यंजन इसमें हटने लगा। जैसे कि अगर बात करें, ठीक है, कि अगर इसकी बात करें जैसे जगत, ठीक है, जगत, ठीक है, तो जगत से क्या हो गया, जग, ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, जगत से क्या हो गया, जग। ठीक है, चल, चल से क्या हो जाएगा, चल। ठीक है, मतलब ये क्या था आपका व्यंजनांत, जो प्रतिपादिक स्वरांत, मतलब व्यंजन से जो अंत हो रहा है वो क्या होने लगे, स्वर से अंत होने लगे। ठीक है, चल, अ से अंत होने लगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाँ, क्रियाओं में तिङंत प्रवृत्ति घटने लगी। ठीक है, तिङंत प्रवृत्ति क्या होती है, बेसिकली ती से अंत वाली। ठीक है, जैसे क्रियाओं में संस्कृत का आप देखेंगे तो पठती, लिखती, ठीक है, पठंती, लिखंती। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पठती से पढ़ई। ठीक है, तो जो तिङंत था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे, तिङंत प्रवृत्ति यहाँ पे घटने लगी। तिङंत मतलब ती से अंत वाली, जैसे पठंती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पठंती से पढ़ई। ठीक है, ई से अंत होने लगा, छोटी ई था। ठीक है, ई से अंत होने लगा। इसके अलावा करोति, ठीक है, करोति, ती से अंत, तो क्या हो गया इसका, करोई। ठीक है, ये छोटी ई है।
ठीक है, पठंती से पढ़ई, करोति से करोई, ठीक है। इसके अलावा भूतकालिक क्रियाओं का विकास यहाँ पे आपको आरंभ दिखता है, ठीक है। भूतकालिक विकास क्रियाओं का आरंभ जैसे स्थित, ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्थित, ठीक है, ये क्या हो गया, स्थ, और ये क्या हो गया, था, जो वर्तमान में मिलता है था, ठीक है। स्थित से थिय हुआ और था, सॉरी स्था नहीं होगा, थिय होगा, ठीक है। स्थित से थिय हुआ और ये वर्तमान में था के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जैसे भूतः, ठीक है, भूतः जो भूतकालिक क्रिया थी भूतः, ठीक है, इसका ये कहाँ, ये क्या चेंज हुआ, हुआ, भूतः चेंज होकर के हुआ, ठीक है। आगे चल करके इसको भी हुआ ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, भूतकालिक क्रियाओं का विकास यहाँ पे आपको आरंभ दिखता है, ठीक। अब देख लेते हैं शब्दकोशीय प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है। शब्दकोशीय प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे। अब जाहिर सी बात है, फिर से वही बात कि शब्दकोशीय प्रवृत्तियां पाली में पाली जो है संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया है। तो केवल अगर पूछे आपसे कि शब्दकोशीय प्रवृत्तियां बताइए, पाली की प्रमुख शब्दकोशीय प्रवृत्तियां बताइए, ठीक है, तो फिर वही भूमिका, अध्ययन के स्रोत, ठीक है, समयावधि, ये सब चर्चा करके पाली की प्रमुख शब्दकोशीय प्रवृत्तियां डालेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। अगर सब कुछ पूछे तो जैसे लिखा है ऐसे उठा करके सीधे लिख दीजिए। जैसे संस्कृत शब्दों का तद्विकरण के कारण शब्द संपदा में मूल रूप से जो शब्द थे वो क्या हो गए, तद्भव शब्द ज्यादा हो गए, ठीक है। तद्भव शब्द माने उससे उद्भव, तत्सम माने उसके समान, तत्सम, ठीक है, उसके समान, तद्भव माने संस्कृत से उद्भव, ठीक है, और तत्सम माने संस्कृत के समान, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, संस्कृत का विरोध, मतलब जो वर्तमान भाषा चल रही है उसके विरोध करके हम एक नया भाषा ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके समान तो भाषा रहेगी नहीं, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पे ब्लंडर करके आते हैं, लिख देंगे सीधे सीधे कि तत्सम शब्दों की अधिकता, संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में तत्सम शब्दों की अधिकता, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि तद्भव शब्द आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अगर केवल शब्दकोशीय प्रवृत्ति लिखनी है तो क्या बताएंगे, चूंकि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली जो है, पाली के जो मतलब व्याकरण है या पाली की जो शब्दकोशीय प्रवृत्तियां हैं वो तत्सम शब्दों को उतना महत्व नहीं दे पाती जितना वो तद्भव शब्दों को देती हैं। इसलिए संस्कृत शब्दों के तद्भवीकरण के कारण जो पाली की शब्द संपदा है वह उसमें तद्भव शब्दों की भरमार दिख जाती है, ठीक है। कई तत्सम शब्द इस भाषा में बने रहे। फिर आप बताएंगे, अच्छा देखिए, आप किस वर्तमान में आप कितना भी किसी को वो कर लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि कोई प्रेमी जोड़ा है, ठीक है, और वर्तमान में उनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। आप कितना भी भुलाना चाहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको बार बार वो आपको उस पर टिकल करेंगी, ठीक है। बार बार आपको लगेगा कि यार, जैसे कुछ उसकी आदतें, मान लीजिए कोई आपके सामने बैठ के उसी की तरह खांस छींक रहा है, तुरंत आपके पास दिमाग में जाएगा, अरे अरे देखो ये उसी की तरह छींक खांस रहा है। तो वही यहाँ पे क्या हुआ, संस्कृत से कितना भी विरोध हुआ ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है, ठीक है। तत्सम शब्द यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। आमतौर पर ये शब्द जो है वो थे जो जन प्रयोग के दौर, मतलब जन प्रयोग में नहीं आते थे या अमूमन प्रयोग की दृष्टि से नहीं, मतलब अच्छे नहीं माने जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई तत्सम शब्द इस भाषा में बने रहे, ठीक है, बने रहे, बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब भी शब्द संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया है और पाली में बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं, उपदेश देंगे तो जगह जगह घूम के देंगे, ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि विभिन्न जगहों पर जो है उनके उपदेश फैलाए जाएंगे। तो इस क्रम में क्या होगा, कुछ स्थानीय और देशज शब्द भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्थानीय, ठीक है, और देशज शब्द भी, देशज शब्द भी यहाँ पे आपको जुड़ते दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बाप, पिता को बप बोल दिया गया, ठीक है, बप ये पश्चिमी हिंदी से आ गया, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान से ढेकड़ी, ठीक है, ढक्कन को ढेकड़ी बोल दिया गया। तो स्थानीय और देशी शब्द भी पाली में मतलब दिखते हैं आराम से, ठीक है। इसके अलावा भाषिक विकास तेजी से विकेंद्रित पद्धति से हुई, यानी कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब भी आप प्रचार करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए बुद्ध धर्म का प्रचार करना है, अब वो संस्कृत बुद्ध धर्म आपका पूरा पश्चिम ये मतलब दक्षिण में श्रीलंका तक गया, श्रीलंका तक, फिर इधर चाइना वगैरह पूरा फैला, ठीक है। तो जितना भी
जो भी मतलब जाएगा, जैसे दीपवंश, महावंश जो संस्कृत में मिलते हैं वो विशुद्ध रूप से पाली के नहीं मिलते हैं, ठीक है। विशुद्ध रूप से पाली आपका कहाँ मिलता है? उज्जैन और मथुरा के अगल बगल, उज्जैन और मथुरा के बीच में, मतलब मगध के अगल बगल, उज्जैन मथुरा के बीच में। लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है आपको श्रीलंका में भी दिखता है, लेकिन इसके बाद इसलिए वहाँ की जो पाली है, जो दीपवंश महावंश जो वहाँ पे जिस प्रकार से लिखी गई है वो आपको मूल रूप से नहीं मिलती है, ठीक है। तो भाषिक विकास जो है वो तेजी से विकेंद्रित होने लगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ ले जा रहे हो, कोई भाषा अगर आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, सपोज कीजिए कि आज आपको हिंदी सीख करके जाना है, बोलना है श्रीलंका में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमिल का जो प्रभाव है, जो सिंहली का जो प्रभाव है वो आपकी भाषा पे वहाँ पे अगर आप 10-12 साल रहने लगे तो दिखने लगेगा। उसी प्रकार पाली अगर गई है या पाली अगर कहीं जाती है तो जो भाषिक विकास है वो तेजी से क्या होगा? विकेंद्रित होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वहाँ की पाली सही नहीं है, ठीक है। चूंकि वहाँ विकेंद्रीकरण हुआ है, भाषिक विकास तेजी से बदला है, ठीक है। वहाँ के स्थानीय देशज शब्द जुड़े हैं, तत्सम शब्दों की इसमें कमी बनी ही रही है, ठीक है। तद्भव शब्द इसमें जुड़े हैं, तो इस वजह से जो शब्दकोशी प्रवृत्तियां हैं उसमें आमूलचूल बदलाव यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि अंत में एक निष्कर्ष वही दे सकते हैं कि संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली मध्यकालीन आर्य भाषा या विकास क्रम में पहली दृष्टि पे रखती है और आधुनिक हिंदी को बनाने में पाली का प्रमुख योगदान है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न आप उत्तर लिख करके अपना प्रश्न समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो पाली का प्रश्न है, जैसे प्रश्न एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न थे। तो मेरे हिसाब से सारे प्रश्न इसमें आपको आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चा की थी ये सारे आ जाएंगे। ये जो स्लाइड है आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये है, देखिए संभावित प्रश्न या पूछे गए प्रश्न क्या थे, तो वही पाली की सामान्य प्रवृत्तियां, तो सारा चीज इसमें लिखेंगे आप, ठीक है। सामान्य प्रवृत्तियों में सारी चीज लिखेंगे। पाली साहित्य एवं उसकी विशेषताएं, तो इसमें भी सारा चीज जितना भी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया इसको कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। पाली शब्द का अभिप्राय एवं उसकी विशेषताएं, तो पाली शब्द का क्या क्या अभिप्राय है, कौन कौन लोग क्या क्या बोल के गए हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इसी प्रकार पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं, तो पाली साहित्य एवं उसकी विशेषताएं, पाली भाषा की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे कोशिश ये करना है कि पाली साहित्य की थोड़ी सी चर्चा कर देनी है, जैसे सूत्र मतलब ये त्रिपिटक और अनुपिटक, इनकी चर्चा आपको यहाँ पे कर देनी है। इसमें नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। बस अंतर मोटी मोटाई ये है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट सबकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। सरलीकरण की प्रक्रिया थी और धीरे धीरे ऐसे गई। पाली का नामकरण हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से आप क्या समझते हैं संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये भी आप वही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े और किस प्रकार हिंदी से सरलीकरण, संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में इनका विकास हुआ आपको बताना है, ठीक है। तो संक्षेप में ये सब चीजें बता सकते हैं। तो अगर इन प्रश्नों पे में किसी पे भी कोई डाउट होगा या लिखने में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, उसका आपको नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये बेसिकली ध्रुव बैच का वीडियो था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्रुव बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो ध्रुव बैच का मैं नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप 95 19 78 0078, ठीक है। इस समय स्वतंत्रता दिवस का डिस्काउंट भी चल रहा है रमन सर, 20% डिस्काउंट भी है, तो 95 19 78 0078 पे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान ये देंगे कि जो भी अभी हम लोगों ने ये चर्चा की थी अभी, ठीक है, यूपी स्पेशल वाले जो भी टॉपिक्स थे सामान्य हिंदी का, ठीक है, वो भी ध्रुव बैच में ही जाएगा, ठीक है। तो 95 19 78 0078 इस पर संपर्क कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि प्राकृत का होगा, ठीक है। तो प्राकृत जरूर से तैयार कीजिए और कल इसी समय 8 बजे फिर से आइए। तो तब तक के लिए जय हिंद।